नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर सकते हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हरियाणा विधानसभा में 3 बजे होगी और बैठक विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा मौजूद रहेंगे। बीएसी की मीटिंग में विधानसभा के बजट सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगेगी। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज मीटिंग करेगी और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि विधानसभा के बजट सत्र की अवधि क्या होगी। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगे। और बजट सत्र को लेकर, बजट सत्र की अवधि क्या होगी, इसी को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज बैठक करेगी और इसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र कितने दिनों तक चलेगा, इसकी अवधि क्या होगी। बीस फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। तो खास खबर में आज हम इसी खास खबर को लेकर चर्चा करेंगे कि हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है और इसमें क्या कुछ हो सकता है, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, ये भी जुड़े हुए हैं, और ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ। सबसे पहले मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी के पास आना चाहूंगा। गहलावत साहब, क्या अवधि हो सकती है विधानसभा के बजट सत्र की? देखिए पंडित जी, आज जो ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है जी, ये आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराओ जरा। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी की आवाज जी को करिए, प्लीज ठीक कर दीजिए। आज जी, आप ये तो आवाज नहीं ठीक नहीं हो रही आवाज। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र की अवधि क्या होनी चाहिए? बार बार बिल्कुल, इसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है जी, उस पे जवाब होना है, एक दिन बजट पेश होगा, फिर बजट पर बहस होगी जी, 4-5 दिन तो इसमें लग जाने हैं। बिल्कुल, 90 विधायक है, 90 विधायकों ने अपने हल्के की बात रखनी है, तो कम से कम 15 दिन की अवधि तो जरूर विधानसभा सेशन की होनी चाहिए, ताकि हर एक विधायक को अपनी बात रखने का मौका दे। थोड़ा मेरा ज्यादा मिले, मौका मिले, ये जरूरी है। दूसरी बात, आपने जो मुख्य मुद्दा आज रखा है डिबेट का, जो व्यापारियों वाला, उस पे जो डिस्कस होनी है, मैं सरकार से एक ही मांग करता हूं कि सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है जी। आप देखिए ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, वो 80-85% बंद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए ग्राम के अंदर जो कोई भी उद्योगपति छोटा छोटा उद्योग लगाए, जो कुल्लर का है, पंखे का है, निवार का है, पिलंग का है, नमकीन का है, बेकरी का है, तेल का है, साबुन का है, तो कोई भी लगाए, उसमें बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे। उसके साथ साथ जो हरियाणा का SGST टैक्स है वो पूरी तरह से माफ किया जाए। यहां तक कि मेरे साथी
भूपेंद्र जी बैठे हैं, आज हरियाणा के अंदर एक भी ऐसा महकमा बता दे जहां बगैर पैसे लिए, बगैर रिश्वत लिए काम होता हो। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास फिर से आता हूं आपके पास फिर से। एक सेकंड, आप भी प्लान ना, पूरी आधा सेकंड की बात है जी। कोई भी उद्योगपति अपना लाइसेंस लेना चाहे, उसे सैनिक विभाग के अंदर, प्रदूषण विभाग के अंदर, वन विभाग के अंदर चक्कर ना काटना पड़े, उनको लाइसेंस मिले, ताकि लाखों बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलने के लिए जरूरी है। गांव की महिलाओं को, गांव की बहनों को, गांव के युवाओं को ही गांवों में ही रोजगार मिलेगा। मैं ये दावे के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है ओंकार सिंह जी, बजरंग दास गर्ग जी जो बात कह रहे हैं कि बजट सत्र की अवधि जो इन्होंने बताई है कि कम से कम 15 दिन होनी चाहिए, इससे आप सहमत हैं? बजट सत्र की अवधि 15 दिन की अवधि उतनी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिले, समय अनुसार उसको अपना समय निकालकर उसको बात करनी चाहिए। और अगर उसको बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा, दुर्गेश जी बजट का मतलब क्या है? लोकतंत्र में बजट का मतलब है जनहित के लिए खर्च और आमदन दोनों में ऐसा संतुलन बनाना कि जनता का मैक्सिमम हित साधा जाए, मैक्सिमम लाभ हो जनता का। लेकिन बजट पिछले 20 दिन से सुनते लोगों के कान तो कटते हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं। देखिए मीटिंगें करें, मंथन करें, विचार करें, बहुत अच्छी बात है सरकार की। दूसरे विधायकों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, पैसा भी खा रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें से निकलेगा क्या? इस मंथन से अगर तो अमृत निकले तो नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ही तो यह तय हो पाता है कि विधानसभा सत्र की अवधि क्या होगी। इसके लिए तो ये मीटिंग जरूरी है। मैं उसी बात पे आऊंगा। देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, अच्छी बात है, विधानसभा की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अभी बजरंग दास जी बोल रहे थे कि बिजनेस जो है ना उद्योगों से मिलता है। आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार सरकारी नौकरी तो दे नहीं रही, इन्होंने तो सक्षम और कौशल रोजगार निगम बना दिए, उसमें बेरोजगारों का ये लूट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। लेकिन उद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। आज छोटे छोटे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड दूसरे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके बोझ से खाते एमपी हो चुके हैं। सरकार को कोरोना काल के दौरान मदद देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार से 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, 5 बार निर्मला सीतारमण जी ने समझाया, लेकिन वो 20 लाख करोड़ गए का यही नहीं समझ आया। मैं अपने भाई भूपेंद्र सिंह से ये पूछना चाहूंगा, 20 लाख करोड़ में जीरो कितनी होती है, कृपया बताने का कष्ट करें। लेकिन ठीक है, वो पैकेज जनता को मिला नहीं। ठीक है, और जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब से, जवाब ले लेते हैं। लोगों को पैकेज मिलना चाहिए ताकि एनपीए डाउन आए, और पैकेज एक विशेष हरियाणा स्टेट के लिए होना चाहिए, ताकि हमारे जो उद्योगपति हिमाचल में चले गए हैं, बद्दी, सोलन, कालाम, नालागढ़ जहाँ चले गए, वहां से हमारे उद्योगपति वापिस हरियाणा में आके स्थापित हो सके। ठीक है ओंकार सिंह, रोकना चाहूंगा आपको। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, आपने अपने दोनों कुलिग्स की बातें सुन ली, जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोनों साथियों ने बजट सत्र की अवधि की बात की। आज जो ये हो रही है, ये रिपीट तो फिर हो रही है आवाज, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए उसमें अपोजिशन का लीडर भी होता है बिजनेस कमेटी में जी, और उनकी सलाह से समय और शेड्यूल तय किया जाता है। जितना भी जरूरी है। मे भी हुड्डा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से शायद वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी कंफर्म कर सकती है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में शायद वो इसलिए नहीं गए होंगे। देखिए अगर वो नहीं गए होंगे तो उन्होंने अपना कोई सुझाव जो है वो भेजा होगा जी। और ये हमारी जो सरकार है ये विपक्ष को भी साथ लेके चलती है, उससे सलाह मशवरा करके, और ये इसकी सारी चीजों को सहमत होती है। जितना भी जरूरी होगा जिस बजट पे बहस करने के लिए वो समय निर्धारित किया जाएगा। और दूसरे मेरे साथियों ने, बजरंग दास जी ने पहले बेरोजगारी की बात की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की जी। मैं तो ये कहता हूँ जो हमारा केंद्रीय बजट आया है उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे
वादे किए गए, बहुत सारे बजट का प्रोविजन किया गया है। और सरकार ने जो उनको लोन देने की बात है, दूसरी है उसमें भी अपनी गारंटी सरकार ने देने की बात की है जी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज रोजगार का जो हरियाणा के अंदर है, देखिए कितना निवेश हरियाणा के अंदर आया है, कितने हमने रोड बनाए हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और कितना इसमें विकास का कार्य किया है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत रोजगार के अवसर आए हैं। मैं तो कहता हूँ खरखोदा में मारुति का प्लांट आया, कन्नौर में रेलवे की फैक्ट्री, डिब्बे बनाने की कारखाना आया, और जो इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट बन रही है जी। और मैं ये कहता हूँ, देखिए एक चाहे वो प्राइवेट है, फरीदाबाद में कितना बड़ा हॉस्पिटल, उत्तरी भारत का ही नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ किसी और देशों के मुकाबले में भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल आया है। हमारे हरियाणा प्रदेश में जब डेवलपमेंट थी और कनेक्टिविटी रोड्स की और रेल की और जहाज के एयरपोर्ट से भी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसीलिए से लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हमारे देश में हरियाणा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये देखो, आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी लगा सकता है, उसके लिए तो मुंह के आगे जमीन है, लेकिन जितना डेवलपमेंट आज हमारे सरकार में हो रहा है वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। 60 साल में तो क्या होता रहा आप लोग सब जानते हैं, क्या हुआ है 60 साल में। 60 साल में तो जो हुआ सब लोगों ने देखा है, सिवाय स्कैंडल के और सिवाय किसानों से लूटपाट करने का कोई काम नहीं हुआ। आज जो हमारा ये जो बजट आएगा, ये इसमें सबका ध्यान रखा जाएगा, इसमें व्यापारी का भी ध्यान रखा जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा, छात्रों का भी ध्यान रखा जाएगा, जो गरीब लोग आखिरी लाइन में पंक्ति में बैठे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ये बजट सबका ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, ये बजट जो है अमृत काल का ऐसा बजट होगा जो आज से पहले कभी ऐसा बजट नहीं आया होगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और हरियाणा की जनता को ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे साल जो है ऐसी तरक्की होगी और गांव में भी विकास होंगे, शहरों में भी विकास होंगे, और बेरोजगारी दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, और किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट होगा। और ठीक है गहलोत साहब, आता हूं आपके पास फिर से। बजरंग दास गर्ग जी, गहलोत साहब कह रहे हैं कि जो बजट इस बार बजट सत्र में पेश किया जाएगा बहुत शानदार होगा, जनहितैषी होगा और सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आपने भी सुना, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं बजट कल्याणकारी बजट हो, आम जनता को राहत मिले, किसानों को मिले, व्यापारी को मिले, कर्मचारी को मिले, मजदूर को मिले, ये जरूरी है जी। मगर 8.5 साल के आंकड़े देखोगे, 8.5 साल के अंदर व्यापार में उद्योग ठप हुए हैं, लोगों के रोजगार छीने गए हैं, और यहां तक कि गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता गया है। दूसरी बात, इनके राज के अंदर जो मेरे साथी कह रहे थे किसानों की बात, इनके राज के अंदर ही किसानों पे लाठियाचार्ज हुई, किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए गए, 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। ये सारे दुनिया में देखा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन अगर देश में कहीं हुआ, किसान आंदोलन भारत के अंदर हुआ। ये कहते भी हमने केंद्र के बजट में राहत दी है, छोटे मध्यम व्यापारी को 1 रुपए की भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 रुपए की राहत उस बजट में नहीं है। उल्टा उस बजट में गरीबों का मुंह का निवाला छीनने वाली बात रखी गई है। यहां तक कि इस राज्य के अंदर मेरा कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद जैसी आइटम जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक टैक्स नहीं था, उस पर टैक्स लगा दिया। आप पांडे समझते हो, आप भी सामान परचेज करते हो, आम जरूरत का सामान के ऊपर आप आंकड़े उठा के देख लो, 5% बेच कर होता था, 5% से घटाकर 28% जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम जो किया है इन्होंने किया है। दूसरी बात, इन्हें मूलभूत सुविधा की बात कही है। आज सरकारी स्कूल, लगभग 5000 सरकारी स्कूल सरकार बंद करने जा रही है।
पिछले साल 1,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए। इस योजना में भी 700 कुछ स्कूल बंद कर चुके हैं। 14,000 स्कूलों में 5,000 स्कूल सरकारी स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश नहीं है, मैथ नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के ताला मारकर स्कूल की गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी नहीं हो सकती, क्यों? हम भी हरियाणा का हिस्सा है, हम भी हरियाणा के एक सदस्य हैं। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जहां तक स्वास्थ्य की बात की, आप तसल्ली कर लो, सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा नहीं, टीचरों मतलब डॉक्टरों की 50% से ज्यादा कमी, स्टाफ की 50% से ज्यादा कमी। अगर बाढ़ में चले जाओ, बाढ़ में घुस नहीं सकते, बदबू मारते हैं, चदरें तक सड़ी हुई है, ना वहां पे दवाइयों की सुविधा है, ना कोई अल्ट्रासाउंड की, ना यहाँ किसी प्रकार की सरकारी स्कूलों में हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है। जहाँ कोई पेशेंट चला जाए प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूँ फिर से आपके पास आता हूँ। ये हालात तो सरकार की है। मुझे मेरी सरकार से एक ही अपील है, सरकार झूठी घोषणाएं करने के बजाय धरती धरातल पर आए, जनता के हित के अंदर बजट बनाए, जनता को रोजगार दे, सरकारी स्कूल को जो है उसमें मूलभूत सुविधा दे, सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा दे। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, स्कूल में टीचरों की कमी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, उनकी भर्ती करे और लोगों को, जो बेरोजगार युवा लाखों लोग घूम रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए व्यापारियों को सीएम साहब ने सारे विधायकों से उनके सुझाव मांगे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी के विधायकों ने कम से कम ये बातें तो रखी ही होंगी। पांडे, यही बताना चाहता हूं, इन्होंने मीटिंग की गुड़गांव में विधायकों की, बड़ी शर्म की बात है। सरकार ने विपक्ष के विधायकों को न्योता नहीं दिया। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं, प्लीज आता हूं। ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे आप? बुला लिए। और कल्याणकारी बजट कौन नहीं चाहेगा जी? प्रत्येक व्यक्ति जो हरियाणा का वासी हो यही चाहेगा कि सरकार का बजट प्रत्येक जन जन सुखी हो, इससे ऐसा होना चाहिए। मेरे भाई अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे से बड़े भाई हैं, इन्होंने बोला, दो बातें बोली इन्होंने कि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है हरियाणा के अंदर, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। दूसरा इन्होंने बोला रेल और रोड कनेक्टिविटी जो हमने बढ़िया करी। देखिए, पहली बात के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये सब विदेशों में भी गए विदेशी निवेश लेने के लिए, और इन्होंने अपना घोषणा भी करी कि 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा कृपया बता दीजिए उन 6.5 लाख करोड़ से कितने उद्योग लग चुके हैं? जो मेरे पास सूचना है, सिर्फ मात्र 72-7300 करोड़, कहाँ तो 6.5 लाख करोड़, कहाँ 7200-7300 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्ट हुए हैं। पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि रेल और रोड कनेक्टिविटी हमने बहुत बढ़िया की। इनको तो सब कुछ बना बनाया मिल गया। ये तो पक्की पकाई खिचड़ी के ऊपर मेड इन बीजेपी लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बता दें, रेल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, नारायणगढ़ से चंडीगढ़ तक आज कितने साल हो गए? 57 वर्ष हो गए हरियाणा बने हुए। आपको भी 9 वर्ष हो गए। नारायणगढ़ से चंडीगढ़ क्या रेल लाइन बिछा दी आपने? नहीं बिछाई। एक रेल लाइन पूरे हरियाणा में सिर्फ एक जो नई इन्होंने बिछाई हो उसका नाम बता दें। एक नया नेशनल हाईवे जो उन्होंने बनाया हो उसका नाम बता दें। किया कुछ नहीं इन्होंने, लेकिन दूसरे के कियों पर मोहर लगाने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात है। एक मैं बात बताना चाहता, मेरे भाई कहते हैं स्कूलों में बहुत कमी है, बिल्कुल सही कहते। अभी कल की बात है, मुख्यमंत्री जी MD यूनिवर्सिटी में गए, उनका भाषण शुरू होने से पहले छात्रों ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। कितने शर्म की बात है, एक मुख्यमंत्री भाषण देने लगे और बच्चे ही खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं था, वो बच्चा कांग्रेसी नहीं था, वो बच्चा इनेलो का नहीं था, वो बच्चा आम नागरिक का बच्चा था। उस बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? आपको गांव में घुसने नहीं दे रहे, फिर भी आपको अकल नहीं आ रही। बच्चे आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, किसान सड़कों पर बैठे हैं। आपके पास क्या है? क्या सिर्फ 1 साल रह गया है, जनता भी इंतजार कर रही है बहुत बेसब्री से। आज आप अपना सर्वे करवा लीजिए, बीजेपी की 2 सीट रहेंगी, 2। हमारी 1 है, हमें गर्व है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी रही थी।
लेकिन आपकी 2 रहेंगी, सर्वे करवा लीजिए। अभी भी आप जो 1 साल है जनता के लिए जन हितैषी कार्य कीजिए, नहीं तो जनता आपका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब जवाब दीजिए। मेरे साथियों ने कहा कि हमने बजट में या 8 साल में 9 साल में कुछ नहीं किया। कोरोना काल के बाद जी हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया है और 5 लाख तक आयुष्मान योजना के तहत हमने जो हेल्थ का बीमा है वो इनको दिया है। और मैं ये कहता हूं कि मेरे साथी भूल गए, जब कोरोना की मार हमारे पर पड़ी तो सारे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जी देखिए, किसानों को किसान निधि योजना के लाभ देने का काम किया और हरियाणा के अंदर कोई भी जो फसल है वो एमएसपी से कम भाव पे नहीं बिकने दी। और मैं ये कहता हूं, अगर भरपाई योजना का हमने लाभ दिया और अगर फ्लड की वजह से किसी की खेती बिजाई नहीं हो सकती और कोई और भी आपदा आ जाती है तो उसका मुआवजा देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। इन्होंने कहा, स्टूडेंट्स की बात की, हमने 700 मेडिकल की सीटें हमारी सरकार ने बढ़ाई और उनको हम मेडिकल की फैसिलिटी के साथ कम पैसे में 3.5 लाख रुपए में उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। जी ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, देखिए कितने रोड बने, केएमपी बना, आज मानेसर से लेकर और ये कुंडली तक के रोड बने। और मैं ये कहता हूँ, जो एफएसआईडीसी के जो ये हमारी जो डेवलपमेंट चल रही है वो पूरी बेमिसाल है। ऐसी डेवलपमेंट पहले कभी ना कांग्रेस की पार्टी में, और लोकदल वाले तो खोदते थे, ये तो कोई डेवलपमेंट करते नहीं थे, ये तो उत्पात मचाते थे, रैली लूटने का काम होता, रोड जाम करने का और दरख्त काटने का काम ये लोग करते थे। और वो जो लोग जब उस समय लोकदल में थे, मैं तो नाम दे सकता हूँ, वो सारे इन्होंने ट्रेंड करके और कांग्रेस में भेज दिए। वो लोग कांग्रेस में भी अब यही कर रहे हैं, किसी के प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, कई किसानों की जमीनों का नोटिस दे दिया और फिर अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा दिया और फिर नोटिस वापस ले लिया और उनको करोड़ों के भाव बेचने का काम किया और किसानों की जमीन को लूट लिया। उन किसानों ने आज केस डाले हुए हैं, 6 केसों में इनके नेता जमानत पर है। और ये बात क्या करते हैं मुझे समझ ही नहीं आती। इनको तो छुप जाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये तो काट पीट रहे हैं, अभी भी छाती पीट रहे हैं। और इन्होंने 2 सीटों के लिए 1 सीट की बात की। देखिए, पीछे किसान एजुकेशन हुआ, ये सारे लोग छात्रों पर से कूदने को हो रहे थे, किसान तो अपने खेतों में थे और वहां एजुकेशन में कुछ कांग्रेस के लोग और कुछ लोकदल के लोग बैठे हुए थे। इन्होंने आह्वान किया, चंदोनी इनका एक नेता था, एक टिकट था, दोनों ने कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त करा दो, प्रधानमंत्री का बक्सल उतार लेंगे। इनका क्या हाल हुआ? मैं तो कहता हूँ यूपी में 403 सीट, 357 में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का काम किया। और ये उनकी बातें हमारे उस पर ये कहना चाहते हैं, हमारे 6 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में हमारी सरकार आई और कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं, खाता भी नहीं खुला 5 राज्यों में। और लोकदल का तो देखो 1% वोट हरियाणा में ही है। इनके तो जो कारनामे इन्होंने अपने राज्य में किए वो सारी जनता से चुके हुए नहीं है, सारी जनता हरियाणा की जानती है। इनका तो मुश्किल से पीछा छूटा। गहलोत साहब, रोकना चाहूंगा आपको। बजरंग दास गर्ग जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिएगा। बता सकता हूँ, हमारे समय के अंदर 2005 से लेकर 2014 तक हमने गरीबों के लिए अनेकों योजना लागू की, यहाँ तक कि हमने 20 रुपए किलो दाल देने का। बजरंग दास गर्ग जी जल्दी कंप्लीट करिएगा, 30 सेकंड में, समय की कमी हमारे पास। पाइपलाइन टूटती, पानी की 24 टुक्की दी, 3,82,000 गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। सारी योजना इस सरकार ने। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। गुरुदेव जी, ये पार्टी गाय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी आज गाय बेसहारा गांव में, शहरों में घूम रही है। इन बेसहारा पशुओं को किसान अपनी गाड़ियों में लोड करके, ट्रालियों में लोड करके अंबाला डीसी के कार्यालय में लेके आए। ये गाय के नाम पर वोट लेने वाले गाय की संभाल नहीं कर सकते, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। गौशाला में गाय भेजी जाती है, वहां सिर्फ दुधारू गाय को रखते हैं, दूसरी गाय
बाहर ठीक है। निकाल देते हैं। ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, प्लीज, और समय एक की बात कमी है। कहना चाहूंगा, ये कोरोना काल में फ्री वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। अरे भाई, पहले भी रात फ्री वैक्सीनेशन पहले भी लगी है। आप अपने भूपेंद्र जी अपने यहाँ पे देखिए। ओंकार सिंह जी, प्लीज रोकना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मैं लोकदल की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इनका तो कुछ है नहीं। मैं बजरंग दास जी ने कोई बातें कही, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अपने काम गिनाए, इन्होंने जब इतने अच्छे काम किए होते तो 67 से ये 15 सीटों पर नहीं आते। और 2005 के बाद जितने भी हरियाणा में चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा जो भी चुनाव हुआ, नगर पालिका ठीक है गहलोत साहब, आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज मीटिंग होने वाली है और उसमें इस बात पर मुहर लगेगी कि इस सत्र की अवधि क्या होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलोत बीजेपी से जुड़े हुए थे, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ चर्चा में। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।